महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कुल आबादी का करीब 12% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ये मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र की 40 सीटों पर बड़े उलटफेर की ताकत रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों को ओवैसी पर कितना एतबार है, ये सवाल नव भारत की टीम ने उन्हीं इलाकों में मुस्लिम वोटर्स से किया जहां ओवैसी ने पदयात्रा की थी। ओवैसी साहब वोट मांग रहे हैं, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। तो मशाल यहाँ जलेगी या पतंग उड़ेगी? पतंग उड़ेंगे, पतंग। औरंगाबाद से तो MIM की रहेंगी भैया। पतंग पतंग या फिर मशाल? नहीं, पतंग। असद साहब जो काम करते हैं, संसद में जो बोलते हैं तो वो मुद्दे पे बोलते हैं और उस पर डायलॉग पे बोलते हैं और अच्छे से बोलते हैं। पॉलिटिक्स है, इसको अपन इतना वो नहीं कर। पॉलिटिक्स सबके तरफ होती है, लेकिन MIM इतनी नहीं है जितनी दूसरी पार्टी। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। बात आएंगे, MIM का भरोसा है थोड़ा, लेकिन पिछली बार तो नहीं आए। नहीं, लेकिन इस बार मेहनत कर रहे मुसलमान आएंगे इंशाल्लाह। उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा, मुंबई बेल्ट और पश्चिमी विदर्भ ये ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमान मतदाता सियासी दलों का भविष्य बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में ओवैसी का सिर्फ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना कहीं न कहीं ये भी सवाल उठाता है कि क्या ओवैसी ये समझ चुके हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ नहीं जुड़ रहा। जाहिर है महाराष्ट्र में ओवैसी के लिए मुकाबला करो या मरो का है, इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को डर ये भी है कि बीजेपी के बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नैरेटिव की वजह से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग है कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिमों की रिहाई हो, भड़काऊ बयान देने वाले मोहम्मद सलमान अजहरी की रिहाई हो, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण हो, RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिले, इमाम मौलानाओं को 15,000 की सैलरी मिले, वक्फ संशोधन बिल के विरोध की भी मांग की गई है। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो समाजवादी पार्टी की ओर से रईस शेख ने कहा कि उलेमाओं की इस मांग का हम सम्मान करते हैं। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास आघाड़ी उलेमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है महाराष्ट्र में मोदी योगी के खिलाफ मुस्लिम फोर्स को एकजुट करने का लैब बना दिया गया है, और अगर यहाँ ये प्रयोग सफल हुआ तो इसका विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी किया जाएगा। इस प्रयोग का हिस्सा सियासतदान भी और वो मौलाना भी जिनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनेता मुस्लिम वोटों की खेती करना चाहते हैं। इसीलिए सज्जाद नोमानी ने कुछ दिन पहले 2 सीटों की लिस्ट देकर वहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करने की मांग की थी। अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं।
जाहिर है महाराष्ट्र के 12% मुस्लिम वोट्स को लेकर सिर्फ फुटअव्वल जारी है और यही अब की बार ओवैसी की पार्टी के डर की सबसे बड़ी वजह है। 180 से ज्यादा संगठन जो है मुस्लिम उलेमा ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के समर्थन में वोट दें, तो ऐसे में एमआईएम अपने आप को कहां दिखती है? अरे हर एक को राइट है बोलने का, इसमें आपको किसी को तकलीफ क्यों नहीं चाहिए। और हम जहां तक हम लड़ रहे हैं वहां पे जगह पे हम अपना प्रचार करेंगे। जब इलेक्शन था पिछला 2019 का, तो ये वारिस पठान साहब जहाँ एमएलए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ मत लड़ाइए, तो हमने छोड़ दिया सीट ये। अब की हम उनसे बोल रहे थे भाई कि भिवंडी में आपका एमएलए नहीं है, मैं वहाँ चुन के कई बार आ चुका हूँ, वहाँ मत लड़ाइए। वो मानने एग्री नहीं किया, उन्होंने मानने को तैयार नहीं हो। औरंगाबाद में उनका एमएलए जिस सीट पे नहीं है, जिस सीट पे बीजेपी है, मैं वहाँ लड़ा रहा हूँ, तो उनको क्या तकलीफ किस बात की है? उनका कहना है कि इन सीटों को छोड़ दीजिए आप। तो मैंने कहा आप थोड़ी सीटें छोड़ दीजिए, वो सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। और हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैं और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। उनको जो बोलना बोलने दीजिए। जाहिर है योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले नैरेटिव के सामने मुसलमान की रट लगाने वाला फॉर्मूले के हिट होने पर सस्पेंस है और यही वजह है कि ओवैसी के फोकस में दलित वोटर भी हैं। तब तो 14 में से 2 सीटों पर ओवैसी ने दलित समुदाय के प्रत्याशी को खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र की आबादी में अगर 12% मुस्लिम है तो इसके 1% ज्यादा यानी 13% दलित हैं। इन्हीं दोनों समुदायों पर फोकस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों का भी है। महाराष्ट्र में दलित और मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए अब तक कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे जमीन पर नहीं उतार पाया। ओवैसी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले पर अमल करके महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर से गठबंधन किया, लेकिन इस बार ओवैसी अपने दम पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कवायद में है। इसके लिए इन्होंने खास रणनीति के तहत टारगेट छोटा रखा है, सिर्फ 14 सीटें। ओवैसी ये बात बखूबी जानते हैं कि वो मुस्लिम वोट के दम पर ही अपनी सियासी जगह बना सकते हैं, लिहाजा वो अपनी तकरीरों में दलितों और मुस्लिमों की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी ने तय कर लिया कि हम मुसलमानों को तकलीफ देंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, हम मुसलमानों को बेइज्जत करेंगे और मुसलमानों को जो कानूनी मौक़िफ़ है उसको उनसे छीन लिया जाएगा। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? जाहिर है अब की बार महाराष्ट्र चुनाव का पूरा कैंपेन बटेंगे तो कटेंगे बनाम भाईजान के सेंटीमेंट के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। हर खेमा बड़ी उम्मीदें पाले बैठा है। हालांकि 23 नवंबर को नतीजे हरियाणा की तरह आ जाएं तो इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।